नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हमारे प्रोड्यूसर्स ने ये चुनावी शंखनाद कर दिया है और जी हां, चुनावी शंखनाद होने वाला है। अब से 23 मिनट बाद 4:07 हुए हैं, 4:30 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है चुनाव आयोग। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, असम में 126, केरल में 140 और तमिलनाडु की 234। इसके अलावा पुडुचेरी 30 सीटों पर वहां पर चुनाव होने वाला है। लेकिन सबकी निगाहें, 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल राजनीति के केंद्र में आ गया है। पिछली दफा वहां की 294 सीटों में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी और दूसरी बार सरकार बनाई थी ममता बनर्जी ने। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 44 सीटों के साथ, वामखेमा तीसरे नंबर पर, अपने परंपरागत किले में तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया था पिछली दफा 32 सीटों के साथ, और बीजेपी के खाते में आई थी महज 3 सीटें। लेकिन इस बार सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और वहां चुनावी माहौल पहले से ही गर्मा चुका है। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। तो आप यह मान सकते हैं कि आज तारीखों का ऐलान एक महज औपचारिकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा 5 राज्यों में चुनाव हैं और 5 ही राज्यों में जो भी नतीजे आएंगे ये बहुत अहम नतीजे होने वाले हैं। पौने 2 साल हो चुके हैं दोबारा सरकार बने, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार बने केंद्र में। तो कितने चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, असम में किस तरह से चुनाव होंगे, इसको हम ट्रैक करने वाले हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अमित कुमार लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं, बीजेपी को भी ट्रैक करते हैं। केजे श्रीवत्सन खास नजर बनाए हुए हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर। इसके अलावा कोलकाता में मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सिलीगुड़ी से मेरी एक और सहयोगी मनु कृष्णा भी जुड़ेंगी। तो अमित, पहला सवाल आपसे ही, अगर मैं कहूं तारीखों का ऐलान तो महज एक औपचारिकता है, दरअसल चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी पारा जबरदस्त गर्मी की ओर संकेत कर रहा है। दिल्ली में भी गर्मी हो गई है, आपको भी पसीने आ रहे होंगे, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं, लेकिन चुनावी पारा तो पहले से ही गर्म हो चुका है। जी हाँ संदीप, मुझे लगता है कि इसमें कोई एक सिर्फ औपचारिकता बाकी है, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस तारीख को इस जो पूरी गर्मी है वो गर्मी किसके तरफ होने वाली है, किसके ज़्यादा पसीने छूटने वाले और कौन किसके पसीने छुड़ाएंगे, ये एक तारीख तय हो जाएगी जिस दिन नतीजे आने होंगे। क्योंकि तैयारी अभी से नहीं, कोई आज ऐसा नहीं कि चुनाव का ऐलान होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तैयारी शुरू होगी। लगातार रैली हो रही है, ममता बनर्जी रैली कर रही है, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, नड्डा रैली कर रहे हैं, दक्षिण भारत में रैलियां चल रही है, आपको असम में हो रहा है। अब सियासी पारा इस स्तर तक है कि चुनाव घोषणा के महज 1 हफ्ता पहले पुडुचेरी में सरकार गिरा दी जाती है कि बहुमत सरकार ने खो दी। तो राजनीतिक का जो स्तर है वो बहुत उस लेवल पर पहुंच गया कि जिसमें तारीख का ऐलान सिर्फ औपचारिकता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है इसी पल का, और मुझे लगता है जब 4:30 बजे अनाउंसमेंट हो गया तो शुरू के जो 20 मिनट होते हैं वो बहुत ही पॉलिटिकल तौर पर, या हम भी जो होते हैं वो इस बात का एहसास अंदर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को होता है कि उस पर हम लोग की नज़र नहीं होती है, नज़र उस पार्ट पे होती है जब हम तारीखों का ऐलान करते हैं, चुनाव आयोग ऐलान करता है। तो इंतज़ार मुझे लगता है 4:30 की पीसी होगी, करीब 15 से 20 मिनट पूरी इंटीग्रिटी बताई जाएगी कि कोविड काल के बाद ये एक तरह का दूसरा चुनाव होगा। जब इससे पहले बिहार चुनाव हुआ था तो उसमें क्या कुछ बदलाव भी होंगे, या फिर जो प्रोटोकॉल लागू किए गए थे, जो कोविड प्रोटोकॉल थे, उसी के तहत चुनाव होगा। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट है, तमाम चीज़ों की जानकारी देगी और करीब 20-25 मिनट बाद तारीखों का ऐलान होगा। तो बस अब इंतज़ार है, सियासी पारा जो चढ़ा हुआ था उसमें अब और तेज़ी आएगी चुनावी। अब मुझे लगता है, लेकिन उसमें एक चीज़ संदीप ज़रूर कहूँगा कि अगले 5-7 दिन हो सकता है कि ये शोर थोड़ा थमेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने उम्मीदवार तय करने होते हैं, कैंडिडेट्स का चयन करना होता है, उनके नामों का ऐलान करना होता है।
तो उस दौरान सारी सरगर्मी कम से कम बीजेपी के लिहाज से पूरी दिल्ली में होगी, जब पूरे जो केंद्रीय चुनाव समिति और तमाम बड़े नेता बैठेंगे। तो अब समझ लीजिए कि चुनाव की औपचारिकता और युद्ध की तैयारी जो है अंतिम चरण पर है। ऐलान के साथ ही हर जो पॉलिटिकल पार्टीज है युद्ध के मैदान में पहले से है और तेजी से लड़ाई में शुरू कूद जाएंगे। पर इस लड़ाई में एक खास बात यह भी देखने को मिल रही है, और दिल्ली से बैठकर आप केंद्रीय राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं अमित, कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी गायब हैं। वाम खेमा भी कोई ऐसी हलचल नहीं दिखा रहा है। हम बड़े प्लेयर्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन यह सीधी टक्कर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में होती दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम दक्षिण की बात करें, राहुल गांधी केरला और तमिलनाडु में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। असम भी गए हैं, लेकिन बंगाल को अभी तक पूरी तरह से इग्नोर किया है कांग्रेस पार्टी ने। संदीप, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत साफ तस्वीर है। अगर आपको पूरे 5 राज्यों के अभी तक एक तरह के जो चुनाव प्रचार ही चल रहा था उसकी अगर रूपरेखा देखें और जिस तरह से नेताओं की रैलीज को देखें, तो उससे साफ है कि चाहे वामपंथी दल हो, वामपंथी का पूरा फोकस जो है वो पूरी तरह से केरल में है कि अपने किले को कैसे बचाना है। हाँ, आखिरी किला है। राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पे, आखिरी किला है, उसको किसी तरह से बचाना है। तो राहुल गांधी की प्रतिष्ठा इस बात की कि इन 5 राज्यों में कहीं से उनको उम्मीद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह जहां पर, क्योंकि वो वहां से अब सांसद हैं। पहले वाली बात रही नहीं कि केरल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। केरल में कांग्रेस नहीं बल्कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में अब चले जाइए तो हालत आपको ये दिखेगी कि आप जब सड़कों पर उतरेंगे तो आपको बीजेपी और टीएमसी के झंडे तो दिखेंगे, लेकिन आपको दूर दूर तक कहीं पर भी लेफ्ट के झंडे या फिर कांग्रेस के झंडे थामने वाला नजर नहीं आएगा। वहां की लड़ाई एकदम साफ है। आप देख लीजिए कि करीब 5 से 7 या 10 सीट के आसपास कोई भी आदमी या कोई भी सेफोलॉजिस्ट आपको 5-10 सीट से ज्यादा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो लड़ाई में नजर भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, दक्षिण की भी बात करते हैं, बंगाल की बात करेंगे। एक मिनट अमित, केजे, ये बड़ा अपने आप में एक दिलचस्प बात है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस वो पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, लेकिन पूरी ताकत झोंक रही है केरल में, और जो गठबंधन वो डीएमके के साथ बनाना चाहती है उसको एक अमली जामा पहनाने की फिराक में दिखाई दे रही है तमिलनाडु में। जी बिल्कुल, देखिए संदीप जी, केरल का चुनाव चूंकि राहुल गांधी वहां से सांसद है वायनाड से, तो ऐसे में काफी प्रतिष्ठित चुनाव है। यही कारण है कि अशोक गहलोत जैसे रणनीतिकार को वहां पर ऑब्जर्वर बना के भेजा है, जो कि कल शाम को, आज तारीखों का ऐलान होगा और कल शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकर अशोक गहलोत चुनाव की रणनीति खासतौर पर केरल के लिए तय करेंगे, क्योंकि वे वहां के मुख्य ऑब्जर्वर भी हैं। तो केरल पर फोकस किया जा रहा है। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, इस बार सबकी निगाहें तमिलनाडु पर रहेगी, खासतौर पर वहां के मतदाताओं की, क्योंकि यह ऐसा पहला चुनाव होगा जो करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद हो रहा है। अब तक मतदाताओं पर इन्हीं दोनों नेताओं का जादू तमिलनाडु में सर चढ़कर बोलता रहा है, और यह पहला मौका जब इनकी गैर मौजूदगी में कोई चुनाव हो रहा है। यानी कि जो सेकंड उत्तराधिकारी अब कौन होंगे आधिकारिक रूप से, उसका ये तमिलनाडु की जनता फैसला करने वाली है। इसके अलावा कमल हासन फिल्म अभिनेता, बहुत बड़े अभिनेता हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की कि वह कमल हासन की पार्टी के साथ जाकर वहां गठबंधन करे और दक्षिण में अपनी ओर से अपने ये पैर जमाने की कोशिश करे। तो तमाम चुनावी समीकरण है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो केवल 1 हफ्ते पहले ही वे चेन्नई में गए थे और वहां पर करोड़ों रुपए के शिलान्यास प्रोग्राम का उन्होंने उद्घाटन भी किया था, जिसमें अर्जुन टैंक को भी देश को समर्पित किया था। जबकि अर्जुन टैंक को राजस्थान में तैनात किया जाना है, बॉर्डर इलाके में, फिर भी चेन्नई में जाकर डीआरडीओ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया, वहां क्या किया था, मेट्रो के सेकंड फेज का उन्होंने उद्घाटन किया था। राहुल गांधी पौंडीचेरी गए थे, क्योंकि पौंडीचेरी में उन्होंने मछुआरों से बातचीत की, वहां पर स्विमिंग की भी तस्वीर आई कि समुद्र में छलांग भी लगा दी के लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक बड़ा वही है समुद्र तटीय एरिया होने के कारण। जी बिल्कुल, तो इस तरह से लोगों को वहां पर लुभाने की कोशिश काफी पहले ही शुरू हो चुकी है। पर तमिलनाडु की बात करें केजे, तमिलनाडु में लगातार पैठ बनाने की कोशिश की है, केरल में भी वहां आरएसएस बहुत सक्रिय है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं। बीजेपी वहां अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई है। लेकिन अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु में क्या बीजेपी बहुत ज्यादा बैंक कर रही थी रजनीकांत पर, जो राजनीतिक डेब्यू करने से पहले ही राजनीति से एग्जिट कर गए?
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी को उम्मीद थी कि रजनीकांत इस बार राजनीति में सक्रिय रूप से आएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव तमिलनाडु में होते रहे हमेशा उन्होंने उनका एक बड़ा कैडर है, बड़ा बड़ा फैन फॉलोइंग है। जब भी वे अपील करते हैं तो उसका असर वहाँ की राजनीतिक पर बिल्कुल पड़ता है। इस बार उन्होंने खुद ने ऐलान किया था कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी की जो रणनीति थी वहाँ पर पहले से रजनीकांत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, वह पूरी तरह विफल हो गई और एक नए सिरे से बीजेपी को अब वहां पर रणनीति तैयार कर अपने नेताओं को वहां पर भेजना पड़ रहा है। हालांकि कन्याकुमारी का जो एरिया है, बीजेपी वहां पर अपने विधायक को एक आधी बार जिता के ला चुकी है, लेकिन बाकी किसी इलाके में कोई बड़ा प्रभाव बीजेपी का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यही कारण है इस बार रूलिंग एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन करने का फैसला किया। पीएम मोदी के साथ और अमित शाह के साथ इसको लेकर लगभग औपचारिकता पूरी हो गई है, सीट शेयरिंग बाकी है कि किसको कितनी सीट मिलेगी। कांग्रेस ने अपने यूपीए के पार्टनर डीएमके के साथ इस बार हाथ मिलाने का फैसला किया है, क्योंकि यूपीए की पार्टनर है, हमेशा खड़ी रही है डीएमके कांग्रेस के साथ। तो रीजनल जो पार्टी है एआईएडीएमके और डीएमके, उन्हीं के साथ कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। कोशिश यही है कि इस बार अब तक तो कर्नाटक में ही बीजेपी का कमल खिला है, तमिलनाडु में भी डबल डिजिट लाने की बीजेपी बात करने लगी है। तो यहाँ पर वो पिगी बैक राइडिंग, पद्धी चढ़ना जो होता है, दो बड़े राजनीतिक दल तमिलनाडु में पद्धी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनोज, अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से पूरा देश इतना वाकिफ आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब इलाके भी पता लग गए, सारे मुद्दों पर जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बीजेपी हो, वो तृणमूल हो, कांग्रेस हो, वाम खेमा हो, 6 से 8 चरण में चुनाव होने की जानकारी मिल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितने चरणों में चुनाव हो, अलग अलग पार्टीज का क्या मत है? जी संदीप, सत्ता में थी और 10 साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सत्ता में है, लेकिन इस बार जो 2021 का जो विधानसभा चुनाव है, वाकई इसका समीकरण और गणित अलग है। क्योंकि बीजेपी देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत यहाँ पे झोंक दी है, और जो विरोधी पार्टी है, पिछली बार देखिए आप पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुआ था, और लगातार क्योंकि यहाँ के जो विपक्षी पार्टी है वो मांग करते हैं कि चुनाव ज्यादा चरणों में हो, क्योंकि जब ज्यादा चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा तो पश्चिम बंगाल में देखिए चुनावी हिंसा होती है, लोगों को अपने घरों से बूथ मत तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, और जो पक्ष जिनका वहां पे जो ताकतवर है, जो सत्ता में रहता है, कहीं न कहीं अपने वर्चस्व और अपने बल का प्रयोग करता है। तो जाहिर सी बात है, जो विरोधी पार्टी है वो चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पश्चिम बंगाल में ज्यादा चरणों में चुनाव होगा तो वहां पे ज्यादा पुलिस और प्रशासन का फोकस होगा और वहां पे हिंसा कम होगी। इसके वजह से लोग शांतिपूर्ण से अपना मत जाकर प्रयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इस बार का है यहाँ पश्चिम बंगाल में लगातार जो बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, अपने वर्चस्व की लड़ाई में देखिए कांग्रेस और सीपीएम दोनों अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दोनों ने गठजोड़ किया है पश्चिम बंगाल में कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और कहीं न कहीं बीजेपी को और टीएमसी को अपने सत्ता में दूर रखा जाएगा। और सबसे बड़ा संदीप, अब ये बता दो आपको कि यहाँ दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोटों का जो समीकरण है इस बार पूरे बंगाल में बदल चुका है, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो हुगली के यहाँ पीर है, कहीं न कहीं उनको चुनावी मैदान में आने से समीकरण बना है। और ओवैसी का, जैसे हैदराबाद की पार्टी है ओवैसी यहाँ पश्चिम बंगाल में आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं जो टीएमसी का जो था, जहां मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती है। ये आपने अहम मुद्दा उठाया है मनोज, एक सेकंड के लिए। जो आपने फुरपुरा शरीफ का एग्जाम्पल दिया है, वो जा रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस वाम खेमे के गठबंधन को, करेक्ट, और उधर असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोटों के बंटने की भी एक आशंका है जिसमें नुकसान तृणमूल को होगा? तृणमूल को इस बात का खतरा है क्या? जी संदीप, एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जो राजनीतिक समीकरण बंगाल की बदल रहा है, कहीं न कहीं मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि देखिए ओवैसी की यहाँ पे कल मटिया ब्रुज में एक सभा थी और उनको सभा का परमिशन नहीं लिया गया। साफ तौर पे उनका देखिए खुलेआम चुनौती है कि कहीं न कहीं हम जब वहाँ बंगाल जाएंगे, हम बिहार में आए, हमने बिहार में अच्छा किया और हम बंगाल में जाएंगे। साफ तौर पे कि बंगाल जब आएंगे तो यहाँ से जो 30 से 35% मुस्लिम वोटर है, कहीं न कहीं ये मत है टीएमसी के पक्ष में आता है। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह का वो कभी सीपीएम के चिन्ह में हुआ करता था और कांग्रेस इस वोट को अपने पक्ष में लाया करती थी, लेकिन 2011 में आप बता दें कि जब वो इसी वोट के सहारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तो कहीं ना कहीं इनका एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं मनोज, हमें लाइव तस्वीरें मिल रही हैं।
ये चुनाव आयोग की तस्वीरें हैं और लिफ्ट में, एलिवेटर में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को आप देख सकते हैं। पिछली तरफ जो सफेद शर्ट और काली बंडी में जो शख्स हैं वो सुनील अरोड़ा, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो कुछ ही देर में चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम अगर खास पश्चिम बंगाल की बात करें, देखिए 2-3 चीजें यहां पर आम आदमी को समझनी होंगी, क्योंकि हमें अतीत हमें एक आईना भी दिखाता है, मौजूदा सूरत हाल क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है। मैंने ये बताया शुरुआत में 294 सीटों में 2016 में बीजेपी चौथे नंबर पर थी, महज 3 सीटें थी बीजेपी के खाते में। लेकिन 2019 आते आते 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटें जीती बीजेपी ने। आज वो सरकार बनाने की ताल ठोक रही है। ताल ठोकना अपनी जगह एक, और बीजेपी ताल ठोकती है, लेकिन ताल ठोकने में कि भाई हरियाणा में 75 पार तो 40 आती हैं, या 65 पार की बात की जाती है झारखंड में और वहां 25 सीटें आती हैं। तो जो ये बीजेपी ताल ठोक रही है, ये चुनावी रणनीति है या इसमें दम भी दिखाई देता है? तो देखिए, ये तो पहली बात तो ये कि एक चुनावी रणनीति हर राजनीतिक दल की होती है, क्योंकि वो अपने को अगर जीतते हुए, ये इसके बारे में एक बहुत अच्छा लालू यादव ने कहा था कि चुनाव में जब हार गए थे लालू यादव नीतीश कुमार से बड़ी बुरी तरीके से, तब सबने उनसे पूछा था कि आप तो कह रहे थे कि हम 150 ज़्यादा सीट लाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं ये कहता कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ? तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि संदीप की 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये बात जब पहले बात होती थी तब बीजेपी को भी लगता था कि शायद हम सिर्फ एक माहौल बना सकते हैं, लेकिन 18 सीट जीतने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हुआ कि अगर ढंग से चुनाव लड़ा जाए, अगर हम बूथ मैनेजमेंट ठीक से कर पाए, तो हम ममता बनर्जी को हरा सकते हैं, ममता बनर्जी को हराया जा सकता है। ये लोकसभा चुनाव के बाद उनका जो विश्वास है, आप कह सकते हैं कि वो बढ़ गया, और उसी आधार पर अब इनको, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि भले ही 2016 के नतीजे जो भी रहे हो, 3 सीटें रही हो, लेकिन इसके बाद जो लोकल बॉडीज़ के जो भी चुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी नंबर 2 पार्टी की हुई। तो जो बीजेपी वाला नेताओं को लग रहा है कि नंबर 2 पहुँच गई लोकल बॉडीज़ में, लोकसभा में 18 सीट पा गई। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं पूरे जो चुनाव है, जो जय श्री राम का नारा है, हाँ। जो कि माँ दुर्गा की जमीन को जय श्री राम के नारे से अब गूंज रहा है, तो एक तरह का डिवीजन वहाँ हो गया है। चुनाव देखिए, वहाँ पर आप तमाम डेवलपमेंट और वो बात कर लीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाले चुनाव होने हैं, तो उस वाले चुनाव में भी, और जो माहौल पिछले कुछ दिनों में, जैसे लोकसभा चुनाव में भी मैं गया था, इसके बाद अभी जब अमित शाह गए थे तब भी मैं वहाँ गया हुआ था, जो वहाँ पर भीड़ है, बाहर की कोई भीड़ नहीं, लेकिन एक बड़ा तबका जो कभी लेफ्ट या कांग्रेस के साथ था, सब्स्टिट्यूट के तौर पर, टीएमसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इनको देख रहा है। और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि अगर इस चुनाव में लोगों को घर से निकालने में कामयाबी मिल जाती है, अगर वो जो पुराने डर वाला माहौल होता है उससे बाहर निकाल के अगर लोग वोट करने बाहर निकल जाते हैं, तो वो चुनाव जीत जाएगी। तो इसीलिए ये कांटे की टक्कर भी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन केजे, अगर हम केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी भी मैं जोड़ देता हूं, 30 सीटें हैं चाहे वहां पर एक राज्य है, और ये गिना जाएगा कि किसके खाते में जाता है। जैसा अमित कह रहे थे, ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान वाला चुनाव होने वाला है, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं वहां पर। दक्षिण में थोड़े अलहदा होते हैं, वहां मुद्दे क्या हैं चुनाव के? अभी वहां लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? संदीप जी, देखिए, यदि केरल की बात करूं तो वहां धर्मांतरण का मुद्दे को बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है कि किस तरह कन्वर्सेशन वहां पर चल रहा है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें बीजेपी शुरू से ही उठाती रही है। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा, क्योंकि केरल से ही आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें बीजेपी हमेशा से ही उठाती रही थी, तो वह मुद्दा भी केरल के लिए होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है कांग्रेस की, यहां पर मैं एक चीज और जोड़ दूं, एक और चीज जोड़ दूं केजे, आपको टोक रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं। श्रीधरन साहब, मेट्रो मैन, उन्होंने भी ताल ठोक दिया 88 साल की उम्र में राजनीति के लिए, और वो बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनने को तैयार हैं, और वो लव जिहाद और बीफ ईटिंग को बड़ा मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए मेट्रो मैन श्रीधरन की बात करें तो वो यहाँ तक भी कह चुके हैं उन्हें बड़ी खुशी होगी, वे कोई और सरकारी पद, गवर्नर जैसा पद नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इतना चाहेंगे कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनकर काम करने का मौका मिले तो वे काफ़ी विकास कर सकते हैं, जैसा कि विकास उन्होंने मेट्रो को लाने में देश भर में किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, केरल की जनता अब तक अभी कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सेकेंड स्टेज फिर से आ चुकी है, तो अब तक के जो कामकाज है सरकार के उसके आधार पर वोट देगी, विकास के आधार पर वोट देने की बात करिए। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, द्रविड़ पार्टियों का वहां पर शुरू से ही तमिलनाडु में आधिपत्य रहा है। कभी भी कांग्रेस, जब तक कामराज थे वहां पर, तब तक ही कांग्रेस का एक वर्चस्व था। उसके बाद कांग्रेस लगातार वहां से अपनी पकड़ खोती रही है, यहां तक कि राजीव गांधी का असैसिनेशन, जो हत्या हुई थी श्री पेरुम्बदूर में, उसके बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक बड़ी लहर आएगी और लोग कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ और आज की तारीख में तो कांग्रेस श्री पेरुम्बदूर से चुनाव भी नहीं जीत पा रही है। तो इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को किसी न किसी द्रविड़ पार्टी का समर्थन या उसके सहारे ही वह चुनाव लड़ती आई है और उसी के बूते अपनी जो बची कुछ साख है वह बचाती रही है। जहां तक बीजेपी की बात है, जो शहरी इलाके हैं, चाहे वो मदुरई हो, कोयम्बटूर हो, चेन्नई हो, वहां पर वह अपनी पकड़ को हमेशा से ही मजबूत बनाने की कोशिश करती रही है। यही कारण है कि एक हफ्ते पहले, यानी कि पिछले रविवार को ही मोदी जी वहां गए थे, प्रधानमंत्री, और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया पूरे तमिलनाडु के लिए, जिसमें रेल परियोजना भी थी, मेट्रो के सेकंड फेज का एक्सटेंशन भी था, यहां तक कि अर्जुन टैंक जो कि कहीं और बना, लेकिन उसका लॉन्च उसको पूरे देश को समर्पित किया गया चेन्नई से। एक बार काफी कुछ बीजेपी की ओर से संकेत देने की कोशिश की गई है। और हाँ बोलिए। जी, मैं पांडिचेरी की यदि मैं बात बताऊं तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका पांडिचेरी से लगा, क्योंकि आज चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन एक हफ्ते पहले ही वहां पर सरकार गिर गई कांग्रेस की। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कम से कम वो सिंपैथी वेव को वापस लाकर वहां पर अपनी सरकार फिर से बनाने की कोशिश करो। यही कारण है कि राहुल गांधी भी वहां पर, खास तौर पर, छोटा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, केवल 30 विधानसभा की सीट है, लेकिन कांग्रेस अब तक यही कहती रही है कि यह राज्य भी उसी के साथ है, 3.5 राज्यों में हमारा। ठीक है, दोबारा से एक बार पश्चिम बंगाल पर चलते हैं। मनोज, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा, अभी हाल फिलहाल में जो पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है, तेल की, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में आग लग गई है। और साथ ही साथ जो ये किसान आंदोलन है, क्या इन मुद्दों की गूंज बंगाल में भी दिखाई दे रही है, या बंगाल इनसे अभी अछूता है इन मुद्दों से? जी संदीप, आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया और इसके मुद्दे को ही लेके देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल बकायदा यहाँ हाजरा मोड़ से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है नवन्ना, उन्होंने एक बैटरी की बाइक पर खुद ही बैठ के यहाँ सचिवालय गई और सचिवालय से खुद बाइक को चलाते हुए अपने घर तक आई। तो आज से देखे पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस मुद्दे को लेकर पूरी सड़कों पे उतर चुकी है। किस तरह से देखिए कि पश्चिम बंगाल में लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों के जो हित की बात है उसके लेकर विरोध कर रही थी। अब पेट्रोल के, जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसको लेकर टीएमसी पार्टी आज बता दें आपको पूरे बंगाल में सड़कों पे उतरना शुरू कर दी है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी इस समय जो पारा है, कहीं ना कहीं चुनाव का घोषणा तो आज होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो आज होगा, लेकिन जिस तरह से यहां पे देखिए कि लग रहा है वाकई इस बार का जो हम लोग चुनाव कवरेज कर रहे हैं, लग रहा है कि चुनावी में दोनों पार्टियां पूरी तरह से ताल ठोक ली है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि 34 साल में जो वाम शासक सरकार थी, सत्ता में थी, कहीं ना कहीं यही जो स्थिति थी, हिंसा की गतिविधियां हुआ करती थी, जिस तरह से जो टीएमसी के लोगों को मारा पीटा जाता था, कहीं ना कहीं हिंसा हुआ करता था, ज्यादा खून खराबा हुआ था। जब आपको रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।